नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर। तो आइए, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें पिछले वीडियो से हम इंडिया पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अपने देश की अवस्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आज हम भारत की भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम भारत की जो भौगोलिक विभिन्न प्रदेश हैं उनकी संरचना उच्चावच को पढ़ते हुए स्थलाकृतिक प्रदेशों की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम संरचना पढ़ेंगे भारत के भूभागों की। तो भारत के उच्चावच और स्थलाकृतिक जो स्वरूप हैं, जो हम देख रहे हैं, कौन कितना ऊंचा है, कौन कैसा स्वरूप है, जो हमारी आंखों के सामने है, जिनको हम देख सकते हैं, मैदान, पठार, पर्वत, ये सब भूभाग हैं। तो क्या इनकी जो भूगर्भिक संरचना है उनका ज्ञान भी होना हमें आवश्यक है? हाँ, ये जरूर होना चाहिए हमें कि हम जिस भी उच्चावच की बात करें तो उसकी उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, भूगर्भ में उसकी जो संरचना बनी हुई है, उसके अंदर जो शैलें हैं वो किस युग की है और किस प्रकार उसकी संरचना हुई है और किस कल्प में बनी है, किस युग में निर्मित हुई है, ये सब जानकारी हमें होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम संरचना पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भारत के उच्चावच तथा स्थलाकृतिक स्वरूपों को समझने से पहले यहाँ की भूगर्भिक जो संरचना है उसका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि भारत देश के विभिन्न भागों की जो शैलें हैं वो भिन्न भिन्न कल्पों और युगों में निर्मित हुई है। ठीक है, किसी एक कल्प में या किसी एक युग में हमारा कंप्लीट जो इंडिया है उसका निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं कि अगर भारत देश की बात करें, उत्तर में इंद्राकोल पॉइंट से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप पॉइंट, पूर्व की बात करें अरुणाचल किबुती पॉइंट से गुजरात में क्या कच्छ पॉइंट तक जो कंप्लीट इंडिया है उसका जो निर्माण है भूगर्भ का, उसके जो भूगर्भ का जो निर्माण है वो क्या किसी एक ही कल्प और युग का है? नहीं, ये जो अलग अलग स्थल रूप हैं, जो अलग अलग उच्चावच हैं, वो अलग अलग कल्पों और युगों में निर्मित हुए हैं। इसकी कुछ बातें आज हम करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि बाहर से जो रचना हमें दिख रही है, बाहर की जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, उसको पढ़ने से पहले एक ज्योग्राफी स्टूडेंट को इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि उसके अंदर से भूगर्भिक संरचना कैसी है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यही नहीं, खनिज संपदा, मृदा संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति, भूमिगत जल संसाधन आदि भी भूगर्भिक संरचना पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये जो बाहर हम स्थल रूप देख रहे हैं वो तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर तय होते ही हैं। ठीक है, और यही नहीं, बाकी खनिज संसाधन, मृदा संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति, भूमिगत जल संसाधन आदि जो भूगर्भिक संरचनाएं हैं वो भी, ये तमाम जो चीजें हैं वो भी सब भूगर्भिक संरचना पर निर्भर होते हैं। भारत का भूगर्भिक इतिहास आद्य कल्प, ठीक है, आद्य कल्प से लेकर वर्तमान के नवीन नवजीवी कल्प तक विस्तृत है। ठीक है, ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना इसको, कि भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है, भारत का जो भूगर्भ है, भारत की जो ये पृथ्वी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो भू है, धरा है, इसका जो गर्भ है, उसका इतिहास की अगर हम बात करें तो यह है आद्य कल्प से। ठीक है, आद्य कल्प, कौन सा कल्प? आद्य कल्प से अब जो नवीन अभी जो चल रहा है यहाँ तक उसका इतिहास बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी राय देना चाहूंगी। अगर आप 11th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, यहाँ तक पढ़ते पढ़ते ज्योग्राफी को मतलब यहाँ तक आ गए हो आप, तो आपको कम से कम ये जो जियोलॉजिकल कैलेंडर होता है उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसमें आपको जो भारत की या विश्व की कंप्लीट जो पृथ्वी की जो समय सारणी है, पृथ्वी की समय सारणी है, कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से पर्वत
क्या कब बना, ये सब की जो समय सारणी है वो होती है जियोलॉजिकल कैलेंडर। तो उसका नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, कौन सा कल्प है, कितने कल्प हैं, कितने युग हैं, कौन से कल्प का कौन सा युग है और कौन से युग में कौन सी घटना घटी और कितने समय पहले, आज से कितने समय पहले कौन सा युग था। ये सब जो तमाम चीजें हैं आपको थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए। तो आप वो कैलेंडर जरूर देख लेना, मैं भी पढ़ाऊंगी आपको उस कैलेंडर के बारे में आगे। हाँ, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जाता है इन कर्मों को, ठीक है। जो इंडिया की जो सेलें हैं, भूगर्भ की जो सेलें हैं, मुख्य 4 वर्गों में बांटते हुए इनको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आद्य कल्प की, कि आद्य कल्प में कौन सा भूभाग पृथ्वी का बना हुआ था, ठीक है। आद्य कल्प में कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ इंडिया में। तो देखिए, इस कल्प की सेलों को फिर से हम 2 उपभागों में बांटते हैं। इस कल्प की जो सेल है उनको फिर से हमने 2 भागों में बांटा है। वो कौन सी, एक तो है आद्य क्रम की सेल, ठीक है, और दूसरी है धारवाड़ क्रम की सेल। तो आद्य क्रम की सेल कौन सी है, देखिए आप, इस क्रम की सेलें अत्यंत प्राचीन, ठीक है, और रवेदार सेलें हैं, ठीक है। रवेदार सेलें, हम आग्नेय सेल में भी बात की थी हमने, आग्नेय और कायांतरित सेल में, तो वो वाली सेलें हैं यहाँ और अत्यंत प्राचीन है, जिनमें जीवावशेषों का अभाव है, ठीक है। इसमें क्या है, जीवावशेषों का अभाव पाया जाता है। और इन जो क्रम की ये वाली जो सेल हैं, इनको भी 3 भागों में बांटा जाता है हमारे यहाँ। कौन कौन सी, बंगाल, बुंदेलखंड और नीलगिरी नाइस, ठीक है। बंगाल नाइस, बुंदेलखंड नाइस और नीलगिरी नाइस में आद्य क्रम की सेलों को बांटा गया है। आगे हम आद्य कल्प की बात करें तो धारवाड़ क्रम की जो सेल है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की जो सेल है वो भी आद्य कल्प का ही पार्ट है। आद्य क्रम की सेलों के ऊपर फिर धारवाड़ क्रम की सेलें मिलती है, ठीक है। जस्ट नीचे नीचे कौन थी, आद्य क्रम की सेल, उसके ऊपर धारवाड़ क्रम की सेलें मिलती है। आद्य क्रम की सेलें बनने के बाद उसका कायांतरण हुआ, ठीक है, कायांतरण हुआ, अपरदन हुआ, फलस्वरूप निक्षेपों से, जो कायांतरण और अपरदन के फलस्वरूप जो अपरदित पदार्थ थे उनके निक्षेपों से तलछटों की रचना हुई, और यही धारवाड़ क्रम की प्राचीनतम तलछट सेल है, ठीक है। दीर्घ भूगर्भिक इतिहास में इनका भी कायांतरण हुआ, और ये सेलें मुख्यतः कहाँ मिलती है, मैसूर, कर्नाटक, मैसूर के धारवाड़ बलारी क्षेत्र में और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, ठीक है। और तीसरा ग कौन है, ग है यहाँ देखिए राजस्थान में भी ये वाली धारवाड़ क्रम की सेलें मिलती है, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में भी। हम, अगर आप इंडिया में हो और अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जहाँ हम राजस्थान में रह रहे हैं वो भी प्रायद्वीपीय भाग का, प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। वहाँ की जो चट्टानें हैं, मूल यहाँ का जो भूगर्भ है, कहीं न कहीं वो भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऊपर से हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका भाग है, ठीक है। मरुस्थल को हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उत्तर का जो मैदान था विशाल, उसका भाग है। लेकिन मरुस्थल में भी अगर हम गहराई में जाकर चट्टानों को पढ़ें तो वो प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है, ठीक है। तो राजस्थान में जो अरावली क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, अरावली क्षेत्र की, जिसको प्राचीनतम पर्वतमाला माना जाता है। तो राजस्थान की जो अरावली क्षेत्र है वो धारवाड़ क्रम की सेलों से रिलेटेड है, याद रखना, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई, मैसूर, छोटा नागपुर, राजस्थान का अरावली क्षेत्र, और पंजाब, पंजाब में फैली हुई है ये, और उप हिमालय में भी इनका कुछ क्षेत्र देखने को मिलता है। इस क्रम की सेलों में न केवल धात्विक खनिज है बल्कि संगमरमर जैसी कायांतरित सेलें मिलती है, ठीक, वो तो हम जानते ही हैं क्योंकि हमारे यहाँ अरावली पर्वतमाला में काफी खनिज भी मिलते हैं और संगमरमर तो यहाँ भरा पड़ा है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा जो कल्प है वो है पुराण कल्प। 4 भागों में बांटा था हमने, अपने जो देश की मुख्यतः जो सेल है उनको 4 भागों में बांट के पढ़ रहे थे। आद्य कल्प पढ़ा हमने, दूसरा है पुराण कल्प।
पुराण कल्प की बात करें तो इसको भी 2 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो कुडप्पा क्रम की शैल, ठीक है, और दूसरा विंध्यन क्रम की शैल। दूसरी कौन सी है? विंध्यन क्रम की शैल, ठीक है, विंध्यन क्रम की शैल। तो कुडप्पा क्रम की शैल की बात करें तो आद्य क्रम और धारवाड़ क्रम की शैलों के अपरदित होने से जो निक्षिप्त रूप कालांतर में परतदार शैलों का जिसने रूप लिया, ठीक है, और वो सामने आया एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद, उन्हीं को कहा गया कुडप्पा क्रम की संज्ञा दे दी गई, ठीक है। आद्य क्रम अभी हमने पढ़ा था, उसमें आद्य क्रम और धारवाड़ क्रम की जो शैलें थी उन्हीं के अपरदित जो टुकड़े थे वो निक्षिप्त हुए और धीरे धीरे उनका कालांतर में कायांतरण हुआ। उसके बाद में जो शैलें परतदार थी उनका कायांतरण हुआ, बहुत एक लंबी प्रक्रिया से गुजरी वो। उसके बाद में जो सामने आई जो चट्टानें, उनको कुडप्पा क्रम की संज्ञा दी गई। वहाँ कुडप्पा क्रम की इन चट्टानों को स्लेट और क्वार्टजाइट तथा चूने के पत्थर के जमाव मिलते हैं इन चट्टानों में, ठीक है। कौन कौन से? स्लेट, क्वार्टजाइट और चूने के पत्थर। ध्यान रखना, क्वेश्चन यूं के यूं उठाए जाते हैं, ध्यान से पढ़ना एक एक शब्द को। आप समझ लो, ज्योग्राफी को समझना है, रटना नहीं। रटने में बहुत कम चीजें हैं, वो आपको मैं बताऊंगी, लेकिन ये चीजें समझने की है आपको। यहाँ कोई सा भी एक, हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी एक पॉइंट उठाया और आपको डाल दिया एग्जाम में, ठीक है। तो कुडप्पा शैल में स्लेट, क्वार्टजाइट और चूने के पत्थर के जमाव मिलते हैं। और इसकी अवस्थिति की बात करें, कहाँ मिलती है ये अधिकांश ये वाली चट्टान? तो देखिए आप, कृष्णा और पेनार नदियों के मध्य कुडप्पा यानी एक नदी का नाम है जिसको पापकनी नदी भी कहते हैं, पापकनी नदी, उसकी घाटी में नर्ला मलाई और वेनिकोंडा, साउथ की बातें हो रही है, सारी दक्षिण भारत की बातें हो रही है। पर्वत श्रेणियां, गोदावरी घाटी, ठीक है। दिल्ली क्रम, ये नॉर्थ में आ गया, दिल्ली क्रम तथा कश्मीर के कई क्षेत्रों में भी ये चट्टानें मिलती है। ये हो गई कुडप्पा क्रम की शैल, पुराण कल्प वाली। पुराण कल्प की जो दूसरी है विंध्यन क्रम की शैल, उसमें देखिए आप, इस क्रम की अधिकांश जो शैलें हैं वो विंध्याचल पर्वत के सहारे है, जो कि आपको नाम से साफ दिखाई दे रहा है। विंध्यन क्रम की जो शैलें हैं वो विंध्याचल पर्वत के सहारे मिलेंगी आपको अधिकांश। इस क्रम की शैलें कुडप्पा क्रम की शैलों के जस्ट ऊपर मिलेगी, ठीक है। विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार बिहार के सासाराम से लेकर रोहतास क्षेत्रों से लेकर, बिहार के सासाराम और रोहतास क्षेत्रों से लेकर अरावली में चित्तौड़गढ़ के, ठीक है, अरावली में चित्तौड़गढ़ से होते हुए विंध्याचल पर्वतों तक फैला हुआ है, ठीक है। विंध्याचल क्रम बिहार से स्टार्ट करो आप, सासाराम रोहतास क्षेत्र से, अरावली में ये चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक फैला हुआ है और फिर विंध्याचल पर्वतों तक पाया जाता है, ठीक है। इसमें कौन सी चट्टानें मिलेगी आपको? तो देखिए, विंध्यन क्रम की शैलों में बालू का पत्थर, शैल, क्वार्टजाइट और चूना पत्थर देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन है? बालू का पत्थर, शैल, क्वार्टजाइट और चूना पत्थर, ठीक है। क्वार्टजाइट और चूना का पत्थर अभी हमने जो पढ़ी थी कुडप्पा, उसमें भी थी, ठीक है। कुडप्पा में भी कौन कौन थी? कुडप्पा में भी क्वार्टजाइट और चूना का पत्थर था, वहां स्लेट थी। कुडप्पा में स्लेट थी, यहाँ स्लेट नहीं है। यहाँ कौन है? यहाँ है, देखिए, बालू का पत्थर। यहाँ बालू का पत्थर आ गया है स्लेट की जगह, बाकी क्वार्टजाइट और चूना पत्थर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, द्रविड़ कल्प की अगर हम बात करें, थर्ड कौन है? द्रविड़ कल्प। द्रविड़ कल्प की बात करें तो इस कल्प में गोंडवाना क्रम की शैलें पाई जाती है। कौन सी? गोंडवाना क्रम की शैल पाई जाती है। विस्तार की अगर हम बात करें तो अधिकांश कहाँ है ये? दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल की पहाड़ियां, कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान और कश्मीर और स्पीति आदि प्रदेशों में देखने को मिलता है। कौन? द्रविड़ कल्प। अब शब्द आया यहाँ राजस्थान, तो क्या राजस्थान में भी द्रविड़ कल्प की चट्टानें देखने को मिलती है? हाँ, राजस्थान में भी द्रविड़ कल्प की चट्टानें देखने को मिलती है। इन शैलों का अधिकांश विस्तार दक्षिण भारत में है, ठीक है। इनका भी अधिकांश जो विस्तार है वो कहाँ है?
दक्षिण भारत में है। जो लास्ट है, फोर्थ जो कल्प है वो है आर्य कल्प, आर्यन एरा। तो देखिए इस कल्प की सेलों का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हो गया था, कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ हुआ। अतः इन सेलों का कार्बनिक खनिज कौन से होते हैं? कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इन सेलों का क्यों है अत्यधिक महत्व है? कार्बनिक खनिजों की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस मिलती है आर्य कल्प की चट्टानों में। ये हो गए हमारे चारों कल्प। इंडिया इन 4 कल्पों में, इंडिया की जो भूगर्भिक जो चट्टानें हैं वो इन 4 कल्पों में बनी हुई है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन या तो अवस्थिति पूछ लेते हैं कि इस वाली कल्प की जो चट्टानें हैं वो भारत में कौन कौन सी जगह है, या फिर क्रम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इनको क्रम से आपको याद रखना है। सबसे पहले आद्य कल्प, दूसरा नंबर किसका आया? पुराण, आद्य के बाद में पुराण कल्प, और फिर द्रविड़ के बाद में लास्ट जो पड़ा वो है आर्य कल्प। ये चारों कल्प हो गए। इसके बाद में है उच्चावच। उच्चावच यानी हमारे देश के जो उच्चावच हैं उनकी बात हो रही है। उच्चावच शब्द को देखकर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि ये उच्चावच शब्द क्या आ गया। सीधा सा अर्थ है ऊंचाई, ठीक है। किसको आधार मानकर? एक समुद्र सतह को आधार मानकर हमारे जो पृथ्वी के जो अनेक भूभाग हैं, भारत देश में अनेक जो भूभाग हैं उनकी ऊंचाई को तय करना, ठीक है, और फिर अलग अलग पार्टों में उनको बांटना, वो और फिर उनकी ऊंचाई निश्चित करके हम उसकी ऊंचाई फिक्स करना कि ये इसका उच्चावच है, अमुक भूभाग का ये उच्चावच है, ठीक है। तो आधार क्या है? एक समुद्री सतह। देखिए प्रत्येक देश अपना अलग अलग आधार रखता है, ठीक है। एक अलग अलग समुद्र की जो सतह तय करता है, हमने तय कर रखा है, इंडिया ने तय कर रखा है चेन्नई तट को, तमिलनाडु के चेन्नई तट को हमने एक आधार बना रखा है उच्चावच नापने का, ठीक है। तो प्रत्येक भूभाग का उच्चावच किस आधार पर तय होता है? चेन्नई के तट के समुद्री सतह के आधार पर। तो उच्चावच की बात करेंगे हम। तो यहाँ प्राकृतिक स्वरूपों की विविधता पाई जाती है। हम जानते हैं कि अपने देश में एक से प्राकृतिक स्वरूप नहीं है, बहुत सारी विभिन्नता है, यहाँ विविधता है। तो उच्चावच की विविधता के कारण ही जलवायु में अंतर है, प्राकृतिक वनस्पति में अंतर है यहाँ, और जीव जंतुओं आदि की भी भिन्नताएं उत्पन्न हुई है इन सब के कारण। यानी सबसे पहली बात उच्चावच अलग हुआ तो जलवायु अलग हुई, वनस्पति अलग हुई, और जलवायु अलग हुई तो वहां की वनस्पति और जीव जंतुओं में भी भिन्नता आई, ठीक है। इधर ये जो उच्चावच, भारत के उच्चावच की बात हो रही है, इस पर गौर कीजिए आप जरा। सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए सबसे समुद्र तल से ऊंचाई मापी गई है ये, और मीटर में ऊंचाई दी हुई है हमें। सबसे पहले बात हो रही है कि 2000 से अधिक जो ऊंचाई है वो कौन से भाग है इंडिया में। तो सबसे नॉर्थ में आइए, क्योंकि हमें पता है कि ऊंचाई सबसे ऊंचे भाग, पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत चोटियां कहाँ है? नॉर्थ में है, हिमालय पर। तो सबसे ऊंचा भाग हमारा हिमालय वाला हो गया, जिसकी ऊंचाई है 2000 से अधिक, 2000 मीटर से अधिक। नंबर 1 कौन है? हिमालय की ऊंची चोटियां। नंबर 2 हिमालय में जो शिवालिक वगैरह प्रदेश हैं वो नंबर 2 में है, जिसमें है 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले प्रदेश। अगर बात करें हम तीसरे में कौन है? 500 से 500 से 1000 मीटर तक ऊंचे वाले भाग जो उच्चावच जो रखते हैं उनको थर्ड पार्ट में लिया है। तो वो कौन से हैं? 500 से 1000 वाले जो भारत के मध्य भाग में जो पर्वत पठार हैं, ठीक है, जो पठारी भाग है भारत के मध्य भाग का, मोस्टली भारत के मध्य भाग का जो पठारी भाग है वो 500 से 1000 मीटर ऊंचा है समुद्री सतह से, ठीक है। और नंबर 4 है 200 से 500 मीटर। अब 200 से 500 मीटर देखिए आप, इधर आइए, ये 4 नंबर डाल रखा है मैंने, 4 नंबर ये है हमारा उत्तर का जो विशाल मैदान, ठीक है। इसमें भी उत्तर के विशाल मैदान में भी देखिए आप कौन सा है, कौन सा मैदान है ये मैदान है पंजाब का। और यहाँ पंजाब, हरियाणा वगैरह जो
हिमाचल, ये जो प्रदेश है वो उसका ऊंचावच कुछ ज्यादा है। बाकी अगर आगे हम बात करें तो ये सिर्फ 200 से कम वाला है, ये सिर्फ 200 से भी कम रखने वाला भाग है। इसी उत्तर के जो विशाल मैदान का पूर्वी जो भाग है, गंगा का पूर्वी भाग है, वो देखिए आप, वो लास्ट वाली कैटेगरी में रखा गया है, जो कि 200 मीटर से भी कम ऊंचाई रखता है। कौन सा? उत्तरी विशाल मैदान का पूर्वी भाग, जबकि पश्चिमी भाग, उत्तरी विशाल मैदान का पश्चिमी जो भाग था वो नंबर 4 पे था, यानी उसकी ऊंचाई 200 से 500 थी, जबकि जो पूर्वी भाग है मैदान का वो है 200 मीटर से कम। और अन्य भी है, अन्य कौन सा? राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो इस कैटेगरी में आता है, यानी 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले में। गुजरात कंप्लीट है, गुजरात यहाँ संपूर्ण जो गुजरात है वो 200 मीटर से नीचा है। और बाकी यहाँ तटों का जो प्रदेश है, तटीय प्रदेश है, कौन सा? मोस्टली पश्चिम भी है, बट जो पूर्वी तटीय प्रदेश है वो 200 मीटर से नीचा है। समुद्र तल से लेकर वो 200 मीटर की ऊंचाई से कुछ कम तक है, वो तटीय प्रदेश आ गया। और जो उत्तरी विशाल मैदान है उसका पूर्वी भाग आ गया। ये हमने मैप में अच्छे से आपको दिखा दिया। बीच वाला जो है आप देख लीजिए में, इसमें पठारी प्रदेश जो 3rd में लिया है 500 से 1000 में है। और बीच बीच में, इसके भी बीच बीच में कौन सा भाग है? 1000 से 2000 वाले भी हैं। ये जो बीच बीच में डले हुए हैं आपको दिख रहे हैं, ये बीच बीच में जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं थोड़ी, वो कौन है? वो है 2 नंबर वाला 1000 से 2000 मीटर तक की जो ऊंचाई रखते हैं प्रदेश। और सह्याद्री वाला जो पार्ट है, देखिए आप, पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उस पार्ट को भी, उस भाग को भी किसमें रखा है? 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई रखते हैं। ठीक है, ये हो गया मैप से ऊंचावच। अब देखिए, हमारे देश की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर एक वृहद चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के जो उत्तरी सीमा कौन बना रहा है? हिमालय पर्वत। वो पश्चिम से पूर्व एक, सबसे पहले तो एक वृहद चाप के रूप में, ठीक है, कैसे खड़ा हुआ है? वो कुछ ऐसे चाप लिए हुए खड़ा है, देखिए कुछ यूं है, ठीक है, कुछ यूं है। तो ये जो चाप बन रहा है इसकी बात हो रही है कि हिमालय वृहद चाप बना रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। और लंबाई की अगर हम बात करें तो इस भाग की, हिमालय पर्वत की लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर और चौड़ाई है 250 से 400 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हम सब जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी जो 8848 मीटर ऊंची है वो इसी पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, और हिम का घर कहते हैं इसको। हिम का घर यानी हिमालय, इस शब्द का अर्थ ही हिम का घर है। आलय आप सब जानते हो यानी घर, आलय यानी घर, तो हिम वाला आलय यानी हिम का घर, इस शब्द का अर्थ है हिमालय, ठीक है। औसतन अगर हम बात करें तो 5000 मीटर से अधिक ऊंचे उठे भाग यहाँ सदा हिमाच्छादित रहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। क्या बात हो रही है यहाँ हो रही है कि हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वहां हिम रेखा की ऊंचाई है 5700 मीटर, ठीक है, जबकि पूर्वी भाग पर ये ऊंचाई है 4200 मीटर। सूट नहीं हुई होगी ये बात, क्योंकि हमें ऐसे दिखता है, नॉर्मल अगर हम देखें तो ये लगता है कि हिमालय का जो पश्चिम वाला भाग है, जो जम्मू कश्मीर वाला भाग है, वहां तो ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई मतलब अक्षांशीय ऊंचाई अधिक है, तो वहां बर्फ की जो लाइन है हिमरेखा वो नीची होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हिमरेखा क्या होती है, जहां से बर्फ जमना स्टार्ट होता है। हम जानते हैं कि ज्यों-ज्यों हम ऊंचाई पर जाते हैं और टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है, ज्यों-ज्यों हम अक्षांशों पर
ध्रुवों की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। यहाँ बात हो रही है ऊंचाई की, हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं तो ऊंचाई की बात हो रही है। तो हिम रेखा की ऊंचाई जो पश्चिम भाग है वहां तो है 5700 मीटर पर, ठीक 5700 मीटर पर हिम जमना स्टार्ट होती है। जबकि पूर्वी भाग की बात करें, जो पूर्वांचल हिमालय है अपना अरुणाचल मेघालय वाला, वहां क्या है, वहां 4200 मीटर पर ही बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 4200 मीटर हिमालय के ऊपर, मतलब जो 4200 मीटर पर ही हिम रेखा बन जाती है, हिम जमना स्टार्ट हो जाती है। इसका रीजन एक ही है, इसका रीजन है वहां की आर्द्रता। जबकि पश्चिमी हिमालय बेचारा सूखा पड़ा है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए इसकी जो हिम रेखा है वो काफी ऊंची है। बस यही रीजन है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है इसे। आगे नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई तो देखिए पश्चिम में ज्यादा है। चौड़ाई कहाँ है ज्यादा? पश्चिम में, जबकि ऊंचाई है पूर्व में ज्यादा। आपको पता है सबसे ऊंची जो चोटियां हैं, सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब ऊंची जो चोटियां हैं वो सब पूर्वी भाग में है हिमालय के। तो ऊंचाई पूर्व में और चौड़ाई पश्चिम में हो गया ये। और ढाल की बात करें तो भारत की ओर हिमालय का ढाल तीव्र है, जबकि तिब्बत की ओर धीमा है। याद रखना, भारत की ओर इसका ढाल अवतल है, जबकि तिब्बत की ओर इसका ढाल उत्तल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तल अवतल का पूछ लेते हैं, धीमा या तीव्र के रूप में पूछ लेते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको बता दी मैंने। ये हो गया। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, जो कि हमने चर्चा पहले ही कर ली कि कोई भी प्रदेश पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसकी उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। उसकी भूगर्भ में कौन कौन सी चट्टानें हैं, वो है कहाँ कहाँ अपने देश में कौन से युग की चट्टानें पाई जाती है, वो सब पढ़ा हमने। लेकिन उन चट्टानों के फलस्वरूप, उन चट्टानों के बनने के फलस्वरूप कौन सी क्रिया ऐसी हुई कि ये जो स्थलाकृति हम देखते हैं वो बनी। ठीक है, तो उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहले हम हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो देखिए, ये जानकारी होना आपको अति आवश्यक है, इसलिए इसको मैं कंप्लीट इजी आराम से पढ़ूंगी, आपको देखना ध्यान से, आप लगातार मेरे साथ बने रहें। तो नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति के विषय में कई सिद्धांत। आपको पता है हिमालय पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, नहीं पता तो जान लो अच्छे से, हिमालय पर्वत कौन है? नवीन मोड़दार पर्वतों की श्रेणी में आता है ये। और इसकी पर्वतों की जो उत्पत्ति है, इन ऐसे पर्वतों की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन भूसन्नतियों वाला, ठीक है, भूसन्नतियों से नवीन जो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है उसको अधिक मान्यता मिली है, उस वाले सिद्धांत को। कौन से को? भूसन्नति। ठीक है, शब्द आया भूसन्नति। भूसन्नति क्या होता है? तो देखिए आगे, कुछ विद्वान हैं हॉग, हॉल, डाना और स्टीयर्स, नाम याद रखना, भूगोल वेता है हॉग, हॉल, डाना और स्टीयर्स आदि विद्वानों ने क्या कहा भूसन्नति के बारे में, कहाँ से लाए ये भूसन्नति शब्द? तो ध्यान से सुनना, लंबे, संकड़े, छिछले और कमजोर तली वाले सागरीय भागों को उन्होंने भूसन्नति कहा। सबसे पहले ये जो शब्द दिया, ठीक है, वो शब्द हॉल और डाना साहब ने दिया था। भूसन्नति किसे कह सकते हैं? उनका कहना है कि एक ऐसा सागरीय भाग जिसकी लंबाई ज्यादा हो, जो चौड़ाई कम हो यानी संकड़ा हो, छिछला हो, छिछला यानी गहराई भी कम हो, और जिसकी तली है वो कमजोर हो, यानी लगातार अगर कोई नदियां पानी लाकर उसमें डाल रही है, अपने साथ अवसाद लाकर डाल रही है, तो वो धंसता जा रहा हो, कमजोर तली वाला। समझ गए आप? तो ये बातें कही किन किन ने? ये ज्योग्राफर्स हॉग, हॉल, डाना और स्टीयर्स ने। ठीक है, याद रखना, विश्व के सभी महाद्वीप, करोड़ों वर्ष पहले की बात है, बहुत सारे वर्षों पहले की बात, क्या विश्व के सभी महाद्वीप एक बड़े स्थलखंड के रूप में थे, या फिर आज हम जो देख रहे हैं क्या वैसे ही थे? नहीं,
बहुत सारे वर्षों पहले एक ही पार्ट था। ये सब जो महाद्वीप अलग अलग बिखरे पड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, एशिया कहाँ है, ये सब एक ही जगह एक ही स्थलखंड का रूप थे और उसे कहा जाता था या कहा जाता है पेंजिया। ठीक है, वो जो कंप्लीट एक जगह स्थलखंड था उसको क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया नाम दिया गया है उसको, जिसमें से उत्तरी भाग को लोरेसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो कंप्लीट था उसको क्या नाम दिया गया, उत्तर वाला कौन था, दक्षिण वाला कौन था। और आगे आइए, यूरेशिया, जानते हो यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया वाला जो भाग था उसको क्या कहा गया, अंगारा लैंड। ठीक है, तो 4 शब्द आ गए आपके सामने, पेंजिया, लोरेसिया, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। याद रखना आप कौन कहाँ है और क्या है। आगे आइए, आज यहाँ जहाँ हिमालय है वहाँ अंगारा लैंड और गोंडवाना के मध्य 33 सागर था। ठीक है, 33 सागर यानी एक बहुत बड़ा विशाल भूसन्नति थी। भूसन्नति के बारे में जस्ट अभी हमने बात की है। तो इसमें, इस भूसन्नति में दोनों ओर से बहकर आने वाली नदियों ने अपना तलछट डाला और ये भूसन्नति छिछली थी। ठीक है, किंतु निक्षिप्त तलछट के दबाव से ये तली धंसती गई। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये कमजोर तली वाला होता है, तो क्या धंसती गई और तलछट जमा होते रहे। इस प्रकार 33 सागर में हजारों फीट की गहराई पर तलछट जमा होता रहा। तत्पश्चात क्या हुआ कि बहुत सारे कारणों से इस तलछट पर दबाव पड़ा, वलन पड़ा, मोड़ आ गए और परिणाम स्वरूप बन गया कौन, अपना हिमालय पर्वत। ठीक है, समझा दिया आपको मैंने कहानी, किस प्रकार से हिमालय पर्वत बना। बीच में भूसन्नति थी, दोनों तरफ स्थलखंड थे, दोनों का दबाव पड़ा, नदियां आई उधर से, तलछट डाला, तलछट कमजोर तली के कारण धंसता गया और बहुत सारे दबाव पड़े। विभिन्न दबावों के फलस्वरूप जब वलन और मोड़ पड़े उस अवक्षेप में, उस अवसादों पर, उस तलछटों पर, तो उनमें मोड़ आए और बीच से उठता गया और ये ऊंचाई लेता गया। और कहते हैं कि हिमालय पर्वत आज भी ऊंचाई मतलब बढ़ रही है हिमालय पर्वत की। ठीक है, तो अब आगे आइए आप, क्योंकि ये जो दबाव पड़ा इसकी दिशा और कारणों के बारे में काफी मतों में भिन्नताएं हैं। तो जो कुछ मुख्य भिन्नताएं हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोबर महोदय की। तो कोबर महोदय का क्या कहना है, देखिए, भूसन्नति में जो निक्षिप्त तलछट था उस पर जो तलछट का जो निक्षेप हुआ था, निक्षेप यानी जमाव हुआ था, उस जमाव की बात कह रहे हैं कोबर साहब कि जो भूसन्नति, जो समुद्र था ना वो छिछला वाला, उस समुद्र में जो नदियों से लाया गया, जो अवसाद डाला गया, जो तलछट डाला गया, जो जमा किया गया, उसका दोनों ओर से दबाव पड़ने के कारण मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। और दबाव जो डालने वाले दोनों ओर के ये प्रदेश हैं उनको तो कहा उन्होंने अग्र प्रदेश। ठीक है, जो 2 प्रदेश दबाव डाल रहे हैं, आप यूं समझिए, देखिए, एक तरफ ये प्रदेश है और एक तरफ ये प्रदेश है, बीच में यहाँ है एक भूसन्नति। ठीक है, यहाँ कौन है, भूसन्नति। इधर मान लो साउथ है, तो यहाँ कौन हो गया, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ में आपको पता है कौन है, अंगारा लैंड। तो ये दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो जो दबाव, सबसे पहले बात हो रही है यहाँ अग्र प्रदेश, समझो अग्र प्रदेश क्या है। तो ये जो फोरलैंड है, मतलब दोनों प्रदेश आगे बढ़ने वाले या दबाव डालने वाले, यानी जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इनको तो क्या बोलेंगे, इनको तो बोल देंगे अग्र प्रदेश। कोबर साहब ने क्या कहा है कि ये दोनों जो स्थलखंड आगे की तरफ दबाव डाल रहे हैं, इनको तो बोलेंगे हम फोरलैंड यानी अग्र प्रदेश। और इनके तटीय क्षेत्रों में वलन पड़ते हैं। फिर तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, जब जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सिकुड़ेंगे, मुड़ेंगे,
वलन खाएंगे तो यानी वलन पड़ेंगे। और मध्यवर्ती जो भाग है इन दोनों के बीच का, मैंने समझाया था ना आपको अभी, उन दोनों के बीच का जो मध्य भाग है वो साधारणतः इस वलन प्रक्रिया से अछूता रहता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों स्थलखंड आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से तो ये मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाएगा यहाँ से मुड़ना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है ये अछूता पड़ा रहेगा। ठीक है, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अछूता पड़ा रहेगा। तो जो अछूता जो प्रदेश है उसको कोबर साहब ने मध्य पिंड बताया है, जबकि दोनों जो अग्र प्रदेश दोनों जो दबाव डालने वाले जो प्रदेश थे उनको अग्र प्रदेश और बीच वाला जो अछूता पड़ा है उसको मध्य पिंड कहा। इनके अनुसार हिमालय के संदर्भ में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों ही अग्र प्रदेश हैं, जबकि तिब्बत का पठार एक मध्य पिंड है। ठीक है, अब समझिए कि नीचे से गोंडवाना लैंड दबाव डाल रहा है, ऊपर से नॉर्थ से कौन आ रहा है, अंगारा लैंड आ रहा है, बीच में कौन रह गया अछूता, बीच में रह गया तिब्बत का पठार। बीच में कौन है, तिब्बत का पठार, जो कि मध्य पिंड कहा जाएगा। यद्यपि दोनों ओर से दबाव पड़ने की प्रक्रिया को डेली और होम्स ने भी स्वीकार किया है। ठीक है, डेली और होम्स नामक ज्योग्राफर ने भी स्वीकार किया है इसे कि हाँ दबाव पड़ता है दोनों तरफ से, किंतु इसके लिए उन्होंने कारण भिन्न बताए हैं। कोबर साहब ने अलग बताए हैं और डेली और होम्स ने अलग कारण बता दिए। डेली ने मोड़दार पर्वतों के निर्माण के लिए दोनों ओर से महाद्वीपीय स्खलन को, कॉन्टिनेंटल स्लाइडिंग को इन्होंने उत्तरदायी बताया है। क्या कहा है इन्होंने कि दोनों तरफ से महाद्वीपों का स्खलन हुआ है, स्लाइडिंग हुई है और इस प्रकार इस पर्वत का निर्माण हुआ है। जबकि होम्स महोदय ने क्या कहा है, देखिए होम्स महोदय ने कहा है कि इस पर्वत का निर्माण सहमानीय तरंगों के कारण हुआ है। जो भूगर्भ में सहमानीय तरंगें चलती है उससे ये दोनों प्लेटें पास में आई है और इसका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ये होम्स महोदय का कहना है। आगे देखिए, कुछ विद्वानों का मत इससे भी भिन्न है। ये महाद्वीपीय दबाव के एक दिशा से, कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि ये महाद्वीपीय जो दबाव हुआ है वो किसी एक दोनों तरफ से नहीं हुआ है, किसी एक ही तरफ से हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि एक ही तरफ से दबाव पड़ा है, जबकि एक भाग तो स्थिर बैठा था, चुपचाप बैठा था और एक ही दबाव डाल रहा था। ठीक है, तो महाद्वीपीय पिंड को जो दबाव डाल रहा है, दबाव या धक्का दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ प्रदेश। ठीक है, और जो स्थिर बैठा है या उसका प्रतिरोध कर रहा है उसको क्या बोल देंगे, अग्र प्रदेश। ठीक है, देखिए कुछ यूं समझिए, आप कभी लाइन में लगे होंगे, आप पहले भी कभी नहीं तो वैक्सीन तो आपने जरूर लगाई होगी लाइन में लगकर। ठीक है, क्योंकि मैंने भी अभी अभी लगाई है। तो लाइन में लगना बहुत खतरनाक होता है, तो याद कीजिए उस पिछले धक्के को, जो पीछे से बहुत भयंकर धक्का लगता है, उसको तो बोल दो आप पृष्ठ प्रदेश। और आपके जो पैरों ने जो मजबूती के साथ उसका विरोध किए हुए खड़े थे, आपके पैर, आप जो खड़े थे, आप अपने आप को मान लो अग्र। ठीक है, आप तो थे अग्र और जो पीछे से धक्के मारने वाले कौन थे, पृष्ठ। बस इतना सा है। आगे आइए, अब कुछ विद्वान क्या कह रहे हैं कि धक्का आने की दिशा उत्तर से है। ठीक है, इनमें से भी कुछ विद्वान क्या कह रहे हैं कि धक्का उत्तर से आ रहा था, तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उत्तर वाले तो शांति से थे, ये तो धक्का तो कहाँ से आ रहा था, दक्षिण से आ रहा था। तो देखिए कौन उत्तर बता रहा है, कौन दक्षिण। तो अंगारा लैंड कौन है उत्तर में, अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड से कौन मार रहे हैं, देखिए स्वेस जो महोदय हैं, उनका सिद्धांत क्या है कि पर्वतीय वलन के लिए एक ही दिशा से दबाव पर्याप्त है। वो ये कुछ नहीं बता रहे उत्तर दक्षिण, बाकी ये कह रहे हैं कि अगर ये वाली जो प्रक्रिया है, ये वलन की जो प्रक्रिया है, एक तरफ से अगर दबाव पड़ रहा है तो वो काफी है, दोनों की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, स्वेस महोदय का ये कहना है। और उन्होंने एक भाग को अग्र प्रदेश कहा, पीछे वाले को पृष्ठ प्रदेश कह दिया। दूसरी ओर महाद्वीपीय पिंड जो अग्र प्रदेश था वो उसका यानी प्रतिरोध कर रहा था, वो आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए आप, कुछ इंपॉर्टेंट भूगोलवेता हैं, भूगर्भवेता हैं,
कौन है? आर्गंड और वेगनर साहब। इनकी मान्यता क्या थी? इनकी मान्यता थी कि गोंडवाना लैंड का कुछ भाग टेथिस सागर की ओर प्रवाहित हुआ है, टेथिस सागर की ओर प्रवाहित हुआ है। ठीक है, गोंडवाना लैंड को बता रहे हैं ये। तो अंगारा लैंड स्थिर था, इनका कहना है अंगारा लैंड तो स्थिर ही था, गोंडवाना लैंड टेथिस सागर की ओर बढ़ा था। जबकि ऑस्ट्रेलियाई भूगर्भ शास्त्रियों ने क्या कहा? कौन है ऑस्ट्रेलियाई भूगर्भ शास्त्री? पावेल और कानिंघम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि टेथिस सागर की ओर खिसकते भारतीय उपमहाद्वीप तथा तिब्बतीय भूखंड के प्रतिरोध के फलस्वरूप हिमालय बना। तो इनकी भी वही कहानी थी कि दक्षिण से जो भारतीय उपमहाद्वीप है, गोंडवाना लैंड का पार्ट, वो तो उत्तर की ओर खिसक रहा था और प्रतिरोध कौन किए हुआ था? प्रतिरोध कर रखा था तिब्बतीय भूखंड ने। जबकि वाडिया साहब ने क्या कहा? देखिए, वाडिया साहब यानी ये विरोधी हैं, वैसे वाडिया और वैसे विरोधी, ये बिल्कुल इनके विरोधी हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं भैया, हिमालय की उत्पत्ति तो उत्तर से आने वाले दक्खों के कारण हुई है, भारतीय महाद्वीप तो चुपचाप खड़ा था। जबकि ये प्रतिरोध कौन कर रहा था? ये प्रतिरोध तो भारतीय महाद्वीप कर रहा था। इनका कहना है कि चुपचाप खड़ा प्रतिरोध कर रहा था, जबकि उत्तर से आए दक्खों के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे। काफ़ी सिद्धांतों के बारे में, काफ़ी ज्योग्राफर्स के बारे में हमने चर्चा करी है, हिमालय पर्वत के बारे में। आगे के जो वीडियो होगा उसमें हमने पढ़ लेंगे, इसी चैप्टर को अभी कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में हम हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। इस वाले वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।